ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी के बिल्कुल सेंटर में ना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स छिपा हुआ है। आज हम एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जो हमारे एनर्जी बचाने के सबसे मुख्य तरीकों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आइए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आम तौर पर यही माना जाता है कि नेट जीरो हासिल करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी ही हमारा सबसे बड़ा और बेहतरीन हथियार है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जैसी बड़ी संस्थाएं भी इसे एमिशंस कम करने के लिए फर्स्ट फ्यूल मानती हैं। मतलब आइडिया बिल्कुल सिंपल है, अगर हम कम एनर्जी का इस्तेमाल करके उतना ही काम कर लें तो टोटल खपत अपने आप कम हो जाएगी, राइट? लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। पिछले कई दशकों में हर छोटी बड़ी चीज की एफिशिएंसी लगातार बढ़ने के बावजूद दुनिया भर में एनर्जी की टोटल खपत कम होने के बजाय लगातार ऊपर ही जा रही है। हर सेक्टर में कमाल के अपग्रेड्स हुए हैं, फिर भी ये नंबर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और यही बात आम समझ के बिल्कुल उलट है। आज के इस टॉपिक का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमारी मशीन्स पहले से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो चुकी हैं, वो कम ऊर्जा लेती हैं, तो पूरी दुनिया में एनर्जी की डिमांड घटने के बजाय और ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 19वीं सेंचुरी के एक रहस्य की तरफ, जिसे जेवन्स पैराडॉक्स कहा जाता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए 2025 के एक नए और बेहद रोचक रिसर्च पेपर पर नजर डालते हैं। ये पेपर बहुत ही बारीकी से दिखाता है कि जो ट्रेंड आजकल चल रहा है वो दरअसल अचानक नहीं आया, बल्कि 1865 में शुरू हुई एक सदियों पुरानी प्रक्रिया का ही हिस्सा है। अगर पिछली 3 शताब्दियों पर गौर करें तो चाहे ऊर्जा का स्रोत कोई भी रहा हो, बेहतर तकनीक ने हमेशा ज्यादा खपत को ही जन्म दिया है। 19वीं सेंचुरी में कोयला और स्टीम इंजन आए, 20वीं सेंचुरी में तेल और गाड़ियां आईं, और अब 21वीं सेंचुरी में डेटा सेंटर्स और एआई के लिए बिजली। हर बार एफिशिएंसी बढ़ने से एनर्जी का इस्तेमाल पहले से ज्यादा ही हुआ है। फिर 1980 के दशक तक आते आते अर्थशास्त्रियों ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड किया और इसे खजूम ब्रुक्स पॉस्टुलेट का नाम दिया। इसका मूल अर्थ बहुत सीधा सा है। जब एफिशिएंसी की वजह से एनर्जी सस्ती हो जाती है तो लोग और बिजनेसेस इसका इस्तेमाल दबाकर करने लगते हैं। एक ऐसी आर्थिक चेन रिएक्शन शुरू होती है जिससे आखिरकार टोटल खपत बढ़ी जाती है। और यही चीज़ आज के आधुनिक दौर में रीबाउंड इफेक्ट के रूप में सामने आती है, खासकर हमारे परिवहन, घर और डेटा के मामले में। ये रीबाउंड इफेक्ट असल में 3 अलग-अलग तरीकों से काम करता है और हमारी सारी एनर्जी सेविंग्स को पूरी तरह मिटा देता है। पहला है डायरेक्ट रीबाउंड, जहां कोई चीज़ सस्ती होने पर उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट रीबाउंड, जहां बचे हुए पैसों से कोई और एनर्जी इंटेंसिव चीज़ खरीद ली जाती है। और तीसरा है इकोनॉमी वाइड रीबाउंड, जहां किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कम होने पर पूरे मार्केट में ही उसकी डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसका असर आंकड़ों में देखा जाए तो सच में हैरानी होती है। यूनाइटेड स्टेट्स के रेजिडेंशियल एफिशिएंसी प्रोग्राम्स का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ 20 से 40% तक की उम्मीद की गई सेविंग्स अचानक गायब हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग नए एफिशिएंट हीटर्स को और ज़्यादा देर तक चलाने लगते हैं, या फिर जो पैसे बचते हैं उनसे एक्स्ट्रा नए गैजेट्स खरीद लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का भी बिल्कुल यही हाल है। 10 से 7% तक की फ्यूल सेविंग्स बिल्कुल बेअसर हो जाती हैं। होता यह है कि जब बेहतर और एफिशिएंट इंजन की वजह से गाड़ी चलाना थोड़ा सस्ता हो जाता है तो लोग और लंबा सफ़र तय करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि सड़कों पर गाड़ियों की गिनती और उनका इस्तेमाल दोनों बढ़ जाते हैं। और हाँ, हमारा डिजिटल सेक्टर भी इस जाल से बच नहीं पाया है। जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स की एफिशिएंसी बढ़ी है, कंप्यूटिंग बेहद सस्ती हो गई है। इसका असर ये हुआ कि डेटा सेंटर्स और पावर हंग्री एआई और क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में एनर्जी की डिमांड का एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। ये सच में सोचने वाली बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जितनी एफिशिएंट हुई, उसने उतनी ही बड़ी और एनर्जी मांगे वाली नई टेक्नोलॉजीज को पैदा कर दिया। और अब आते हैं इस पैराडॉक्स के सबसे चिंताजनक हिस्से पर, रिन्यूएबल एनर्जी यानी हरित ऊर्जा का जाल, जहां एनर्जी ग्रीन तो है पर डिमांड और भी ज्यादा है। एक हाल ही की जर्मन स्टडी ने एक बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है। जिन घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाए गए, उन्होंने असल में अपनी बिजली की खपत घटाने के बजाय लगभग 20% तक बढ़ा दी। इसका कारण ये था
कि लोगों ने उस एनर्जी को मुफ्त समझना शुरू कर दिया था। और यही चीज बड़े पैमाने पर बड़ी इंडस्ट्रीज में भी हो रही है। सस्ती ग्रीन एनर्जी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करने के बजाय नए एक्सपेंशन को बढ़ावा दे रही है। जैसे चाइना में सस्ती विंड एनर्जी आने पर पुराने कोयला प्लांट्स को हटाने के बजाय स्टील और एल्यूमिनियम जैसी इंडस्ट्रीज ने उल्टा अपना आकार और बड़ा कर लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हूबहू इसी जाल में फंसे हुए नजर आते हैं। नॉर्वे का उदाहरण लेते हैं, जो ईवी अपनाने में सबसे आगे हैं। वहां देखा गया कि जिस एफिशिएंसी से ये गाड़ियां एनवायरनमेंट के लिए क्लीन बनती हैं, वही एफिशिएंसी इन्हें चलाने में सस्ता भी बनाती है। नतीजतन लोग अब पहले से ज्यादा गाड़ियां चला रहे हैं और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की टोटल बिजली की डिमांड लगातार आसमान छू रही है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? हमें सिर्फ एफिशिएंसी पर निर्भर रहने के बजाय सफिशिएंसी यानी पर्याप्तता के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। इस पूरे रिसर्च का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। हमें सिर्फ एफिशिएंसी यानी कम में ज्यादा काम निकालने की सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा फोकस सफिशिएंसी पर होना चाहिए, जिसका मतलब है कुल मिलाकर ही कम एनर्जी का प्रयोग करना। ये नई अप्रोच सिर्फ आउटपुट बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बिना जरूरत बढ़ती हुई डिमांड पर लगाम लगाने या उसको कैप करने पर फोकस करती है। इस खतरनाक रीबाउंड इफेक्ट को रोकने के लिए स्ट्रिक्टली डिमांड साइड मैनेजमेंट को लागू करना बहुत जरूरी है। इसके 3 मुख्य कदम हो सकते हैं। पहला, जो लोग ज्यादा बिजली की खपत करते हैं उन पर लगातार बढ़ने वाला टियर्ड प्राइसिंग लगाना। दूसरा, ऊर्जा के इस्तेमाल पर एक एब्सोल्यूट लिमिट यानी एक कैप तय करना। और तीसरा, ऐसे कॉम्पैक्ट शहर डिजाइन करना जहां लंबा सफर करने की मजबूरी ही ना रहे। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा मूल संघर्ष छिपा हुआ है। आज की क्लाइमेट पॉलिसीज एफिशिएंसी पर इसलिए इतना जोर देती हैं ताकि किसी तरह लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ की मान्यता को छेड़ना ना पड़े, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ पर निर्भर रहना अब धीरे धीरे खतरनाक साबित हो रहा है। इस विश्लेषण के आखिर में ये रिसर्च एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने छोड़कर जाती है। क्या इस इकोनॉमिक सिस्टम को, जो हमेशा लगातार आगे बढ़ने और एंडलेस एक्सपेंशन पर टिका हुआ है, उसको बदले बिना सच में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हासिल करना कभी संभव हो पाएगा? जरा सोचिए इस बारे में।